मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी को पढ़ेंगे। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे और फिर एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, उनका अप्रोच डिस्कस करेंगे, कैसे हमें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए था या कर सकते थे, या आगे जब आएगा तो कैसे अप्रोच करेंगे। बेसिक स्टैटिस्टिक्स में हमारा कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि जो भी डेटा हमको गिवन होगा, डेटा वैल्यूज हमें गिवन होगा, उनके लिए या तो हमको मीन निकालना होगा, या मीडियन निकालना होगा, या मोड निकालना होगा। ये सारे के सारे हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं। ठीक है, मीन हमारा क्या होता है? अगर हम मीन की बात करें तो मीन होता है औसत, वही औसत जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और मीन हमारा हमेशा सारी वैल्यूज, जो भी वैल्यूज हमें गिवन है उन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज को हम टोटल करके ऐड करेंगे तभी तो मीन आएगा हमारा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम मीडियन की बात करें, मीन हमारा होता है माध्य, मीडियन कहलाता है माध्य का, और मीडियन पोजिशनल मिडिल वैल्यू होता है। पोजिशनल मिडिल वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें जो भी डेटा पॉइंट्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है 17, 13, 15, 19, 8, ये 5 वैल्यूज़ अगर हमें गिवन है तो इन सारी की सारी वैल्यूज़ को सबसे पहले हम अरेंज करेंगे। तो जो भी डेटा पॉइंट्स हमें दिए होंगे उनको हम आरोही क्रम में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अरेंज करेंगे इनको तो आएगा 8, 13, 15, 17 एंड 19। एक बार हमने उनको आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लिया, इसके बाद जो सबसे मिडिल वाली वैल्यू होगी हमारी, जो यहाँ पे 15 है, वो हमारा मीडियन कहलाएगा। ठीक है, वो मीडियन वैल्यू कहलाएगी। छोटी सी चीज़ जो यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी हम मीडियन निकालेंगे तो अगर हमारे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ऑड टर्म्स हैं, जैसे कि 5 टर्म थे इस वाले में, ठीक है, तो जब भी ऑड टर्म होंगे तो n+1th टर्म हमारा, n+1/2th टर्म, ये हमारा मिडिल टर्म होगा। जैसे कि 5 के केस में हो जाएगा 5+1/2 यानी कि थर्ड टर्म। ठीक है, या फिर 7 टर्म्स होते तो 7+1/2 यानी कि फोर्थ टर्म होता, एंड सो ऑन। ठीक है, जब भी इवन टर्म्स होंगे तो हमेशा बीच के टर्म 2 टर्म होंगे। जैसे कि अगर 6 टर्म्स होते तो एक तो हमारा आएगा 6/2 यानी कि थर्ड टर्म, और एक आएगा 6/2+1, ठीक है, यानी कि फोर्थ टर्म। तो थर्ड प्लस फोर्थ टर्म को हम लेंगे और दोनों का एवरेज लेंगे, वही हमारा मीडियन होगा। अगर जनरलाइज कर दें इसको कि n टर्म्स है हमारे और n इस बार अगर इवन है तो n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करके उनका एवरेज लेंगे और ये हमारी मीडियन की वैल्यू आएगी। ठीक है, क्लियर है? तो हमने मीन देख लिया, मीडियन देख लिया। अब बात करते हैं मोड की। मोड यानी बहुलक, बहु इसके नाम में ही आ रहा है, बहु यानी कि मेनी। तो हमारा जो मोड होता है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा होता है, मोस्ट अकरिंग वैल्यू होता है। वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आती है उसको हम मोड कहते हैं। ठीक है, उसको हम मोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा 3, 5, 5, 7, 7, 7, 8, तो यहाँ पे हमारा 7 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है 7, इसलिए 7 इस डेटा का हमारा मोड हो जाएगा। ठीक है, हमेशा इतना आसानी से कैलकुलेट नहीं होगा, बट ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मोड के लिए। फिर एक लास्ट चीज़ रह जाती है हमारी रेंज यानी परास। तो जो भी डेटा वैल्यूज़ हमें गिवन है, रेंज हमेशा हमारा होगा मैक्सिमम वैल्यू
माइनस मिनिमम वैल्यू। ओके, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स कर लेते हैं एक दो, यहां तो कोई दिक्कत। अब एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस पे हम मीन मीडियन मोड निकाल लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें इसको अगर मीडियन निकालना है तो हमें अरेंज करना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है? 12। तो सबसे पहले हमने लिखा 12, फिर आएगा 14, फिर आएगा 18, देन 19, उसके बाद में 26, फिर 27, फिर से 27 और लास्ट में 30। तो अरेंज करते ही हमें सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है? सबसे पहले क्या चीज़ दिख रही है? ये तो दिख रहा है कि 27 दो बार आ रहा है, बाकी सब तो एक एक बार आ रहे हैं। तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा बार 27 आ रहा है, मोस्ट अकरिंग वैल्यू है, तो ये हमारा मोड हो जाएगा। दूसरी चीज़, कितने टर्म्स हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स हैं। और अगर 8 टर्म्स हैं तो हमारा मोड क्या होगा? हमें पता है कि 8 टर्म्स हैं, तो 8/2th टर्म यानी 4th टर्म, और 5th टर्म 8/2 + 1 यानी कि 5th टर्म। 4th और 5th टर्म का एवरेज लेना पड़ेगा। बीच में वैल्यूज हमेशा जब भी इवन टर्म्स होंगे दो होंगे, यानी 19 और 26 का एवरेज लेंगे हम। 19 + 26/2, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 45/2 यानी कि 22.5। ये हमारा मीडियन हो जाएगा। क्लियर? मिनिमम वैल्यू आ रही है हमारी 12, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 30, तो रेंज हमारी हो जाएगी 30 - 12 विच इज इक्वल टू 18। एवरेज निकालने के लिए या मीन निकालने के लिए हमें सारी वैल्यूज को ऐड अप करना पड़ेगा। तो एडिशन करने पे क्या आएगा? 12 14 26 18 44 19 63 89 + 27 116 + 27 143 + 30 173 173, और 8 वैल्यूज हैं तो 173 डिवाइडेड बाई 8, तो 21 बार जाएगा, 5/8 बचेगा, यानी 21.625। ये हमारा मीन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। यहाँ तक कोई समस्या? मीन, मीडियन, मोड और रेंज, ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके आगे, एक दो चीज़ें और रह जाती हैं हमारी। जैसे कि लेटेस्ट से हमारा एक डेटा सेट था, ठीक है, उस डेटा सेट में वैल्यूज़ हैं, कुछ वैल्यूज़ हमको दी गई हैं, जैसे 2 3 4 5 एंड 6, बिल्कुल सिंपल वैल्यूज़ ले लेते हैं। अब हमें पता है क्योंकि 5 वैल्यूज़ हैं, सारे एपी में है, तो ये जो बीच का वैल्यू है, ये जो 4 है, यही हमारा मीन होगा। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो भी यही आने वाला है। तो मीन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स बार से, ठीक है, जहाँ पे कि एक्स आई ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं। x1 हमारा 2 है, x2 हमारा 3 है, x3 4 है, x4 इज 5 एंड x5 इज 6। ठीक है, और मीन हमारा है x बार। तो हमें ये देखना होता है कि जो भी हमें डेटा की वैल्यूज दी हुई हैं, मीन से इनका डेविएशन कितना है, विचलन कितना है। ठीक है, तो डेविएशन हम कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी वैल्यू का जो डेविएशन होगा वो होगा x बार से जो डिफरेंस आ रहा है उस वैल्यू का, और उसको हम बार यानी कि मॉड लगाएंगे उसके ऊपर, यानी कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, हमें सिर्फ अंतर देखना है उन दोनों के बीच का, कि उनके बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, वही डेविएशन कहलाता है, वही विचलन कहलाता है। तो ये तो हो गया हमारा विचलन। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है मीन डेविएशन का। जहां कहीं पे भी मीन आएगा, मीन यानी कि क्या? मीन यानी औसत, ठीक है, यानी माध्य। तो चुपचाप से जो भी डेविएशन की हमारी वैल्यूज आएंगी सारी की सारी, उनका जब एवरेज हम लेंगे वही हमारा मीन डेविएशन कहलाएगा। डेविएशन हमको पता है ये है, तो मीन डेविएशन हमारा हो जाएगा इन सबका समेशन, ये समेशन का साइन है। ठीक है, सारे के सारे जो भी डेविएशंस आएंगे उनका समेशन करेंगे हम, उनको ऐड करेंगे और फिर n से डिवाइड कर लेंगे, यही हमारा एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज ऑफ डेविएशन, मीन डेविएशन और कुछ नहीं है, डेविएशन का एवरेज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? अगर यहाँ पे हम देखें इस पर्टिकुलर अपने केस में, तो एवरेज हमारा 4 है, 2 3 4 5 और 6 का।
डेविएशन अगर हम 4 से देखें तो कितना होगा, 2 का डेविएशन 4 से कितना है, 2 कम है, 2 आ जाएगा, प्लस माइनस नहीं लगाना है। 3 1 कम है तो 1 आ जाएगा डेविएशन, 4 का तो कोई डेविएशन नहीं है। 5 1 ज़्यादा है, 6 2 ज़्यादा है, तो ये हमारी डेविएशन की वैल्यूज़ हो गई। तो मीन डेविएशन कितना आ जाएगा हमारा, इस केस में आ जाएगा 2 + 1 + 0 + 1 + 2 डिवाइडेड बाई टोटल 5। तो 3 + 3 6, 6/5 विच विल बी इक्वल टू 1.2। तो हमारा मीन डेविएशन आ गया 1.2। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है वेरिएंस का। वेरिएंस को हम कहते हैं प्रसरण। कितना वेरी कर रहे हैं हमारे डेटा पॉइंट्स, और वेरिएंस को स्क्वायर में निकालना पड़ता है। तो जो भी हमें डेविएशन की वैल्यूज दी हुई हैं, डेविएशन जो हमारा आ रहा है, दिस इज डेविएशन, ठीक है। तो इन सारी की सारी डेविएशन की वैल्यूज का हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे और फिर उनका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। स्क्वायर करके ऐड करेंगे यानी कि x बार माइनस xi का होल स्क्वायर, और इन सबको सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे और फिर एंड से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये स्क्वायर्स का एवरेज है। एक तरह से कह सकते हैं कि मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो इस बार डेविएशन का हम स्क्वायर कर देंगे सारी वैल्यूज का। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ 1, 2 का स्क्वायर 4। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 + 1 + 0 + 1 + 4 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 5 + 5 10/5। तो हमारा वेरिएंस आ जाएगा 2। क्लियर है? ओके। देन लास्ट में हमारी एक वैल्यू रह जाती है और उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क है। मीन डेविएशन क्या था, सारे के सारे डेविएशन की वैल्यूज का जो हमने एवरेज निकाला था, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि अभी जो हमने निकाला सारे डेविएशंस का जो स्क्वायर है उनको ऐड करके n से डिवाइड किया, और इस वैल्यू का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। यानी कि हमारे जो एग्जिस्टिंग केस था, इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, 2 का स्क्वायर रूट होगा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आपको सारी वैल्यूज जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब इन पे जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में उनको करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस वैल्यू पे सबसे पहले सारी की सारी चीज़ें एक बार फिर से निकाल लेते हैं। 7 11 5 12 एंड 10। तो यहाँ पे हमारा मीन कितना आएगा, सबसे पहले तो मीन निकालना पड़ेगा ना। मीन यानी कि x बार कितना आ जाएगा, 7 11 18 5 23, 23 + 12 35 + 10 45, 45/5, यानी कि मीन हमारा आ गया 9। जैसे ही मीन 9 आ गया तो डेविएशन निकाल सकते हैं। डेविएशन कितना आएगा, पहले वाले का 9 - 7 2, दूसरे वाले का 2, तीसरे वाले का 4, चौथे वाले का 3 और फिर 1। 2 2 4 3 1, ये डेविएशन आ गया हमारे। तो मीन डेविएशन कितना होगा, यानी कि माध्य विचलन कितना होगा मीन डेविएशन हमारा, ये आ जाएगा 2 + 2 + 4 + 3 + 1 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 4 4 8 4 12/5, यानी 2.4। ओके, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट है हमारा वेरिएंस। वेरिएंस के लिए इन सबका स्क्वायर सबसे पहले करना पड़ेगा। तो डेविएशंस का स्क्वायर कर दिया हमने, 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो वेरिएंस हमारा आ जाएगा इन सारे स्क्वायर्स का एडिशन, 4 + 4 + 16 + 9 + 1 डिवाइडेड बाई 5, यानी 4 4 8 16 8 24 10 34/5। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.8। लास्ट में हमारा रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होगा स्क्वायर रूट ऑफ 6.8, ठीक है। क्या वैल्यू आएगी, 2.4 का स्क्वायर होता है हमारा 6.76, कुछ गड़बड़ कर दिया गया, ठीक है, एक सेकेंड। 2.6 का स्क्वायर होता है 6.76, ठीक है, और 2.7 का स्क्वायर होता है 7.29। तो यानी कि ये 6.80 हमारा 2.6 के स्क्वायर के बिल्कुल क्लोज है, तो अप्रॉक्सीमेटली है 2.61 आ जाएगा। क्लियर है? अप्रॉक्सीमेशन भी थोड़ा बहुत हमें कंफर्टेबल होने चाहिए उसके लिए भी, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस आए हैं उनको फटाफट से कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन जो आया था, जो कि बिल्कुल आसान सवाल है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज व्हाट। जो डेटा हमें गिवन है उसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा। अब अगर हम इन वैल्यूज को देखें तो वैल्यूज बड़ी आसान दी गई हैं। 23 + 17 40 + 20 60, ये भी 40 है, ये भी 40 था, ये भी 40 है, 40 + 40 + 20 यानी कि 100/5। स्ट्रेट अवे हमारा 20 आ गया अरिथमेटिक मीन। कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित डेटा की माध्यिका क्या होगी। हमें डेटा गिवन है, कितने डेटा पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। 25, देन 27, देन 29, 30, 32, 33 एंड 35। हमें पता है कि 7 वैल्यूज हैं, तो ठीक मिडिल में आएगी वैल्यू हमारी, यानी कि फोर्थ वैल्यू 7 + 1/2, यही 30 हमारा, यही मीडियन हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित डेटा का बहुलक क्या होगा, मोड क्या होगा। मोड के लिए हमें क्या चाहिए, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही हो। 13 तो रिपीट हो रहा है, हाँ हो रहा है 13 रिपीट, 13 2 बार आ रहा है, ठीक है। 15 तो नहीं आ रहा है, 31 एक ही बार है, 12 नहीं है, 27 हमारा 3 बार आ रहा है, तो 27 ही हमारा मोड हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमसे मोड ही पूछ रहा है कि बहुलक क्या होगा, हमें डेटा गिवन है, और यहाँ पे तो चीख चीख के डेटा कह रहा है 7 7 7 7 7, ठीक है। इतनी बार 7 आया है कि और कहीं नज़र ही नहीं जा रही, ठीक है। तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें, ऑप्शन ए 7 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस डेटा में तो शायद 2 सेकंड भी नहीं लगते आंसर करने में। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस इज 73.2। 11 ऑब्जर्वेशन है, उनका जो मीडियन आ रहा है वो 73.2 है। और क्योंकि 11 ऑब्जर्वेशन है हमारे, तो मीडियन कहाँ पे होगा, ठीक बीच में होगा, यानी कि 11 + 1/2 6 टर्म होगा। और अगर छठा टर्म है, यानी कि 5 टर्म ऐसे होंगे जो उस मीडियन से पहले होंगे, फिर हमारा मीडियन आएगा 73.2, और फिर उसके बाद में फिर से 5 टर्म होंगे, ठीक है। ये बस समझाने के लिए बता रहा हूं। इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेट, जो लार्जेस्ट 5 हैं, यानी कि ये जो वैल्यूज है सारी की सारी, क्योंकि हमेशा हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो इन सारी की सारी वैल्यूज को हमने 3 से इंक्रीज किया है, तो मीडियन ऑफ द न्यू सेट क्या होगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। मीडियन क्या है, मिडिल वैल्यू है। जो लार्जेस्ट 5 वैल्यूज हैं उनको हमने 3 से इंक्रीज किया है, तो क्या ऑर्डर चेंज होगा इससे, क्या ऑर्डर चेंज होगा, क्योंकि हमने इन वैल्यूज को इंक्रीज किया है, ये तो वैल्यूज अनअफेक्टेड है वैसी ही रहेंगी, ये भी अनअफेक्टेड है वैसी ही रहेगी, तो बाद की 5 वैल्यूज को जब बढ़ाओगे भी तो बढ़ के भी तो लास्ट 5 में ही आएंगी, यानी कि हमारी टोटल 11 में से 73.2 अब भी छठे नंबर पे ही रहेगा, तो वही हमारा मीडियन होगा। नए सेट की माध्यिका भी वही रहेगी जो पुराने सेट की माध्यिका थी, यानी कि ऑप्शन सी ही हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। जस्ट इन केस अगर इसकी बजाय क्वेश्चन हमसे ये कहता कि जो भी वैल्यूज हमको गिवन है, हमने सारी वैल्यूज को 3 से बढ़ाया, सारी वैल्यूज को 3 से बढ़ाया, ठीक है। अगर सारी वैल्यूज को इंक्रीज किया हमने 3 से, इफ ऑल वैल्यूज आर इंक्रीज बाई 3, उस केस में क्या होता, तब हमारी सारी वैल्यूज 3 से बढ़ती, ऑर्डर तब भी वही रहता, लेकिन मीडियन हमारी चेंज हो जाती। रहता तो वही टर्म 73.2, लेकिन क्योंकि उसको भी हमने 3 से बढ़ा दिया है, तो नया मीडियन हमारा हो जाता 73.2 + 3, यानी कि 76.2 उस केस में, ठीक है। तो मीडियन हमारा इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है? अगर यहाँ पे बजाय बढ़ाने के लास्ट की 5 वैल्यूज को घटा दिया होता, ठीक है। ये सारे वेरिएशन पता होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन का क्वाइट फ्रीक्वेंट है एसएससी में, तो अगली बार कभी वेरिएशन भी आ सकता है इसका। तो अगर हम लास्ट की 5 वैल्यूज को घटा देते तो क्या होता, अगर हम लास्ट की 5 वैल्यूज को घटा देते तो हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि 73.2 से कितनी बड़ी वैल्यूज हैं वो, तो ये पॉसिबल था कि उनमें से कोई 1-2 वैल्यूज या सारी की सारी वैल्यूज हमारी 73.2 से नीचे आ जाती, तो मीडियन हमारा चेंज हो सकता था, यानी कि उस केस में हमें सारी की सारी वैल्यूज का पता होना जरूरी था। तो हमारे लिए आंसर होता अगर हम घटाते तो
ठीक है, कि अगर सारी वैल्यूज को 3 से घटाया जाता लास्ट की 5 को, तो हमारा आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होता है, यानी कि हम पता नहीं लगा सकते थे जबकि बाकी वैल्यूज हमें ना गिवन हो। अगर शुरुआत की जो 5 वैल्यूज हैं अगर हम उनको 3 से बढ़ाते तो क्या होता? अगर हम शुरू की 5 वैल्यूज को 3 से बढ़ा रहे हैं तो ये पॉसिबल था कि उनमें से कोई वैल्यू 73.2 से एक्सीड कर जाती, क्योंकि बढ़ा रहे हैं तो बढ़ सकती थी। और अगर कोई वैल्यू यहाँ से इस सेट से आगे बढ़ती तो 73.2 हमारा पीछे खिसकता। तो ये पॉसिबल था कि 73.2 हमारा मीडियन ना रहता, कोई और वैल्यू मीडियन हो जाती। और ये भी पॉसिबल था, ठीक है, ये भी पॉसिबल था। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि अगर हमारी जो 5वां टर्म था, अगर वो लेटेस्ट से 69.5 होता और 73.2 अगला है, तो ये अगर 5th टर्म होता हमारा, तो जब 3 से बढ़ाते भी इसको तब भी ये कितना होता? 72.5। तो तब भी तो कम ही रहता है ये। तो ये भी पॉसिबल था कि हमारा मीडियन चेंज नहीं होता, और ये भी पॉसिबल था कि मीडियन चेंज हो जाता। तो अगर शुरू के 5 को इंक्रीज करते तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन अगर शुरू के 5 को डिक्रीज करते हम, जैसे लास्ट के 5 के इंक्रीज करने पे कैन नॉट डिटरमाइन था, सॉरी लास्ट के 5 को डिक्रीज करने पे कैन नॉट डिटरमाइन था, और शुरू के स्टार्ट 5 को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो आंसर हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता। ठीक है, क्लियर है? लेकिन अगर हम डिक्रीज करते शुरू के 5 को, तो क्या उससे हमारे डेटा सेट पे कोई फर्क पड़ता? तब भी 73.2 हमारा छठे प्लेस पे ही रहता। तो शुरू के 5 को डिक्रीज करने पे, तो चारों केस हमने डिस्कस कर लिए कि स्टार्ट 5 को अगर हमने डिक्रीज किया है 3 से, तो डेफिनेटली हमारा अनचेंज्ड होता, यानी कि यही मीडियन होता 73.2। यानी कि 2 केसेस में हमारा मीडियन चेंज नहीं हुआ है। कब? जबकि आखिरी के जो 5 हैं, यानी कि जो बड़ी वैल्यूज है, जब हमने उनको और बढ़ाया, या जब छोटी वैल्यूज हैं जो शुरू के 5 हैं उनको और घटाया। ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बाकी केसेस में नहीं कह सकते, तो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा वैल्यूज पे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द मोड फॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हमें क्लास इंटरवल दिए हैं, कक्षा अंतराल दिए हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दी है, आवृत्ति दी हुई है, कितनी बार। जैसे क्लास इंटरवल दिया है 5 से 10, यानी कि 5 से 10 के बीच में जो वैल्यूज हैं कुल 8 वैल्यूज हैं। उनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये नहीं पता हमें, पर जो भी वैल्यूज 5 से 10 के बीच में है 8 हैं। ऐसे 10 से 15 के बीच में 7 वैल्यूज हैं। जैसे समझ लो कि ये मार्क्स हैं, अगर एक तरह से 5 से लेकर 35 के बीच में मार्क्स दिए हुए हैं, 35 नंबर का कोई टेस्ट है, तो 8 ऐसे बच्चे हैं जिनके 5 से 10 के बीच में मार्क्स आए हैं, 7 ऐसे हैं जिनके 10 से 15 आए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब क्योंकि हमें मोड निकालना है, ठीक है, और मोड किस डेटा का निकालना है, ऑलरेडी इसकी ग्रुपिंग की हुई है, ये ग्रुप डेटा है, तो इसके मोड का फॉर्मूला होता है। बट फॉर्मूले को जानने से पहले हम लॉजिक जान लेंगे, तो फॉर्मूला हमारे लिए याद रखना आसान हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूले को फिलहाल के लिए आगे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, मोड होता क्या है, हमने डेफिनेशन ऑलरेडी जान ली है। मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा बार आती है। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी फ्रीक्वेंसीज तो दी हुई हैं। इन फ्रीक्वेंसीज में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सबसे पहले तो ये बताओ, क्या देख पा रहे हो आप? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है हमारी 11। तो जो हमारा मोड होगा वो इसी क्लास इंटरवल में होगा। और अगर इतनी सी बात देख ली है तो ये क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये तो यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा मोड है 25 से 30 के बीच में आना चाहिए। मोड 25 से 30 के बीच में आना चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा है जो 25 से 30 के बीच में आ रहा है, और वो है ऑप्शन सी। तो इसके अलावा कुछ भी और आंसर हो ही नहीं सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इस बात को आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि आपको फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट इस गिवन ऑप्शन के लिए। ऑप्शंस अलग होते तो बात अलग थी। अब एक और छोटी सी चीज़ देख लेते हैं। पहले ये चीज़ तो ऑब्जर्व कर ली, अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं कि जो हमारा डेटा सेट, जो क्लास इंटरवल निकला है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसके बाद हमेशा हमारा जो ग्रुप डेटा होगा उसमें हमको देखना पड़ेगा उससे पीछे वाला क्लास इंटरवल और उससे आगे वाला क्लास इंटरवल। ठीक है, फिर से एक बार, जो क्लास इंटरवल हमारा निकला है जो कि मॉडल क्लास है, जहां पे कि मोड हमारा आएगा, मोड की वैल्यू यहां पे आएगी, तो यही हमारा मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि मोड हमारा इस क्लास में आएगा, यानी 25 से 30 के बीच में आएगा। ठीक है, और कोई मतलब नहीं है इसका हाई-फाई कि मोड इज बिटवीन 25 एंड 30। ठीक है, तो यही मतलब हुआ, ये मॉडल क्लास है हमारा। इससे पीछे वाली क्लास और इससे आगे वाली क्लास को हमें ध्यान देना पड़ेगा। इससे पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9 है। इससे आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 है। ठीक है, पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम है, आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, तो जब भी आप ये देखोगे मॉडल क्लास से पीछे और आगे की फ्रीक्वेंसीज को देखोगे, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, मोड हमारा
उसकी तरफ शिफ्ट होगा, मोड हमारा उसकी तरफ शिफ्ट होगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद भी आप बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व किए आंसर कर पाओगे, जबकि ऑप्शंस आपको थोड़े से मुश्किल दिए होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 9 फ्रीक्वेंसी है हमारी इस क्लास इंटरवल की, जो कि पहले आ रहा है, प्रीसीडिंग इंटरवल है। ठीक है, डेटा को, जो अपने काम का डेटा है उसको नीचे लिख लेते हैं। 20 से 25 का फ्रीक्वेंसी है 9, ठीक है, ये क्लास इंटरवल का। और 25 से 30 का फ्रीक्वेंसी है 11, और 30 से 35 का फ्रीक्वेंसी है 10। ये हमारा मॉडल क्लास है, यानी कि मोड तो यहीं पे है, कहीं बीच में। कहां पे है नहीं पता। ये उससे पीछे वाला क्लास है, प्रेसीडिंग क्लास है, और फिर इसके आगे ये सक्सीडिंग क्लास है। ठीक है, हमें इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज देखनी है। प्रेसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी 9 है, सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 है। तो प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग में से ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 10 9 से ज्यादा है। तो जो हमारा मोड होगा वो थोड़ा सा सक्सीडिंग क्लास की तरफ टिल्टेड होगा। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा सक्सीडिंग क्लास की तरफ टिल्टेड होगा। अगर एग्जैक्टली मोड हमारा बीच में होता तो क्या वैल्यू होती, एग्जैक्टली बीच में होता तो 25 + 30 / 2, यानी कि 27.5 होता। ठीक है, अगर एग्जैक्टली बीच में होता तो, यानी कि अगर दोनों क्लास की वैल्यू, प्रेसीडिंग सक्सीडिंग दोनों की वैल्यू अगर हमारी, फॉर एग्जांपल दोनों की वैल्यू 9 होती, तो हमें पता होता कि हमारा मोड 27.5 ही आएगा। फिर हम कुछ भी नहीं करते इसमें। अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम होती तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, तो दोनों की बराबर तो नहीं है, ज्यादा किसकी है, सक्सीडिंग वाली की, यानी कि जो हमारा मोड है वो थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट होगा, यानी 27.5 से ज्यादा होगा। अगर आप इतनी सी बात भी समझ रहे हो तो कई बार इससे भी ऑप्शन आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 27.5 से कम कोई ऑप्शन दिया होगा तो वो आपका आंसर नहीं हो सकता है, आंसर 27.5 से ज्यादा होगा। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम देखते हैं कि आंसर एग्जैक्टली होगा क्या। तो आंसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा मोड की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हो सकती है, वो कितनी हो सकती है, क्योंकि 25 से 30 के बीच में है, 25 से 30 के बीच में कम से कम 25 तो होगी। ठीक है, और मैक्सिमम 30 हो सकती है, तो 25 से ज्यादा होगी तो 25 प्लस लिखते हैं। ठीक है, और फिर कितना ऐड करेंगे, यही निकालना है हमको। तो इसके बाद में हम ये देखते हैं कि ये जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 11 है, ये इससे पिछली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी से कितनी ज्यादा है। इसमें जो आया है 11 वैल्यूज आई हैं, इससे पिछली वाली क्लास में 9 आई हैं। तो ये वैल्यू लिखते हैं ऊपर न्यूमरेटर में 11 - 9। फिर डिनोमिनेटर में लिखेंगे 11 - 9 कितना है, ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस जो अगली वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी से ये फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है, यानी कि 11 - 10। ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम जो 25 और 30 के बीच का गैप है, यानी कि जो क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल कितना है यहां पे, 30 - 25। क्लियर है, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। तो आंसर हो जाएगा 25 + 2/3 × 5, यानी कि 25 + 10/3, और ये हो जाएगा 3.33, यानी कि 28.33 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या ये सारी बात समझ में आई? क्या ये सारी बात क्लियर हुई? ठीक है, फॉर्मूला मैंने सबसे आखिरी में इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में बिना फॉर्मूले के भी आप अगर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यही अंडरस्टैंडिंग आपको आपका समय बचा देगी। और फॉर्मूला जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जब भी आपको ऐसे मोड निकालना है तो मोड हमारा हो जाएगा जो लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की प्लस फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की माइनस उससे पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये f1 है, ये f है, और ये बाद वाली f2 है। तो f - f1 अपॉन f - f1 प्लस f - f2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम क्लास इंटरवल से। तो ये हमारा प्रॉपर फॉर्मूला होगा मोड निकालने का। ठीक है, क्लियर होती है बात ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर सैंपल डेटा मीन इज इक्वल टू 60 एंड मीडियन इज इक्वल टू 48 फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन मोड की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे मोड, मीन और मीडियन का रिलेशनशिप है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन है। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हमारा मोड इज इक्वल टू
3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ओके, बस हमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इस पे वैल्यूज रख देनी है। और ये क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, तो ये हमें रिलेशनशिप को याद रखना है, मोड, मीडियन और मीन का। हमेशा यूज नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करना है जब क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी के बारे में पूछे। ठीक है, बाकी जो जनरल डेटा होते हैं वहां पे ये आपको नहीं अप्लाई करना है, वहां पे तो प्रॉपरली तरीके से ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मीडियन गिवन है 48, तो मोड हमारा हो जाएगा 3 इंटू 48 माइनस 2 इंटू 60, यानी कि 144 माइनस 120, तो आंसर आ जाएगा 24, ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है फाइंड द स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ द फॉलोइंग डेटा राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस 5, 3, 4, 7। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मानक विचलन निकालना है। और स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। और वेरिएंस हमारा क्या है, सारे डेविएशंस के स्क्वायर्स का समेशन डिवाइडेड बाई n। और डेविएशन हमारा क्या है, x बार माइनस एक्स आई, ये डेविएशन है, इसके स्क्वायर का समेशन करेंगे, सबको सारे स्क्वायर्स को एडअप करेंगे और फिर n से डिवाइड करेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। पीछे ऑलरेडी देख लिया है, तो अगर कोई ऐसा हो, ठीक है, कि कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो एक बार फिर से आप बैक पे जाके उसको ब्रशअप कर लेना। ठीक है, सबसे पहला काम करेंगे, हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। x बार क्या आएगा, 5, 3, 8, 4, 12, 7, 19 और 4 वैल्यूज, यानी 19/4 हमारा x बार की वैल्यू आएगी। ठीक है, 19/4 x बार की वैल्यू आएगी। अब डेविएशन देखना है हमको, कितना कितना है, तो 5 हमारा कितना है, 20/4, क्योंकि 1/4 वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे। ठीक है, फिर 3 है 12/4, 4 हो गया 16/4 और 7 हो गया 28/4। तो डेविएशन कितना आएगा हमारा, x बार माइनस एक्स आई। ठीक है, बार इसकी मॉड वैल्यू लिखनी है, यानी कि हमें प्लस माइनस में नहीं लिखना है। ठीक है, 20/4 माइनस 19/4, यानी कि ये आ गया 1/4, ये आ गया 7/4, ये आ गया 3/4 और ये वैल्यू आ गई 9/4। क्लियर है? अब इन सबका स्क्वायर करना होगा। ठीक है, स्क्वायर करोगे x बार माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर, स्क्वायर आ जाएगा 1/16, 7 7 49/16, 3 का स्क्वायर 9/16 और 9 का स्क्वायर 81/16। ठीक है, क्लियर है? सारी वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे। सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, एडिशन करना पड़ेगा सबका, सिग्मा x बार माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 49 1 50, 9 59, 60 80, 140/16। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा हो जाएगा 140/16, भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 35/4 आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 35/4। 4 तो बाहर आ जाएगा, बटे 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 35। अब 35 हमारा 36 से एक कम है। ठीक है, 36 से एक कम है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारी वैल्यू कितनी आएगी, अप्रॉक्सीमेटली 6 आ जाएगा। बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, तो ये 6/2, एक सेकंड, कहीं पे कुछ गड़बड़ किया है, 140/16, अच्छा हाँ हाँ हाँ, अरे अरे एक छोटी सी चीज़ गड़बड़ कर दी कि 35/4 तो हमारा ये सिग्मा समेशन आ रहा था ना, इसके बाद में हमें डिवाइड बाई n भी तो करना था। ठीक है, तो डिवाइड बाई n भी करना था, यानी ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आएगा 35/4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 35/16, यानी कि ऊपर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 35, नीचे आएगा 4। और स्क्वायर रूट ऑफ 35 को अप्रॉक्सीमेटली हम 6 मान लेंगे, 6/4, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? तो इतने ही क्वेश्चंस आए थे। हाँ, इतने ही क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं सेशन में आज के। आई होप जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे, मज़ा आया होगा सेशन में, बहुत सारी नई चीज़ें भी पता लगी होंगी, छोटी छोटी सी चीज़ें जो बहुत काम आएंगी आपको। ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ें तो सब जानते हैं, बट छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर कर जाती हैं, स्पेशली एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में, एग्ज़ाम के टाइम पे, जब कई बार होता है ना, कई क्वेश्चंस में आपने सेकंड्स बचा लिए, कई बार मिनट बच जाता है, आपका कैलकुलेशन पूरा बच गया, तो वो छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ों से भी ज़्यादा बड़ी हैं,
ये हमेशा ध्यान रखना है। पढ़ते रहना है अच्छे से, मेहनत करते रहना है, और पढ़ते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो फिर कौन रोक पाएगा। ठीक है, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो ज़रूर कर लीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। और इस पे एक प्रॉपर, एक बड़ा सा, सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगा। बने रहिए, फिर मिलते हैं। ख्याल रखिए, टेक केयर।